हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे। जैसा हम बाकी सब्जेक्ट्स में करते हैं, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी रहेगी। सही आंसर को तो हम देखेंगे ही, मगर जो गलत आंसर है उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। 3 पेयर इसमें दिए हैं और पूछा है कौन सा करेक्टली मैच है। पहला पेयर दिया है मेल्ट डाउन फॉल इन द स्टॉक प्राइसेस। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इकोनॉमिक मेल्टडाउन का मतलब सिर्फ स्टॉक मार्केट के गिरने से नहीं होता। मेल्टडाउन एक बहुत सीवियर सिचुएशन होती है जिसमें पूरा फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स कर सकता है, जैसे बैंक्स का फेल होना, क्रेडिट का जाम हो जाना, लिक्विडिटी क्राइसिस और वाइड स्प्रेड पैनिक। इस स्टॉक प्राइसेस का गिरना मेल्टडाउन का सिर्फ एक सिम्टम हो सकता है, लेकिन मेल्टडाउन को डिफाइन करने के लिए इतना नैरो डिस्क्रिप्शन काफ़ी नहीं होता। दूसरा पेयर दिया है रिसेशन फॉल इन द ग्रोथ रेट। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि रिसेशन का मतलब इकोनॉमी की ग्रोथ रेट में सिग्निफिकेंट गिरावट से होता है। जब जीडीपी ग्रोथ लगातार कम हो जाती है या नेगेटिव हो जाती है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्ट करती है और उस फेज को रिसेशन कहा जाता है। थर्ड पेयर दिया है स्लो डाउन फॉल इन द जीडीपी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि इकोनॉमिक स्लो डाउन का अर्थ होता है कि इकोनॉमी एक्सपांशन की स्पीड का कम हो जाना। इस सिचुएशन में जीडीपी का लेवल एक्सपेक्टेड ट्रेंड से नीचे आ सकता है या जीडीपी ग्रोथ पहले के कंपैरिजन में कम हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गोल्डन हैंडशेक स्कीम वॉज टू। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी, रिड्यूस द बर्डन ऑफ ओवर स्टाफिंग इन पब्लिक एंटरप्राइजेस। देखिए, गोल्डन हैंडशेक एक वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम थी जिसका मेन पर्पस पीएसयूज और पब्लिक एंटरप्राइजेस में एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ की संख्या को वॉलंटरी कम करना था। ओवर स्टाफिंग की वजह से सैलरी बिल बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी गिरती है और लॉसेज होते हैं। इस स्कीम के थ्रू एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्टिव कंपनसेशन देकर वॉलंटरी रिटायर होने का ऑप्शन दिया गया। इसका रिजल्ट ये होता है कि फाइनेंशियल बर्डन कम होता है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव होती है और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के गोल अचीव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा है कैपिटल डीपनिंग रिफर्स टू। पहला ऑप्शन दिया है गोइंग फॉर मोर फिक्स्ड कैपिटल पर वर्कर। तो ये बिल्कुल सही है। कैपिटल डीपनिंग का मतलब होता है कि हर वर्कर के पास ज़्यादा मशीन्स, टूल्स और टेक्नोलॉजी का होना, यानी कैपिटल लेबर रेशो का इंक्रीज होना। जब एक वर्कर ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल यानी मशीन, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी के साथ काम करता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है बिना लेबर इंक्रीज किए। जैसे कि एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, सेम फैक्ट्री में पहले 10 वर्कर और 10 मशीन थी, बाद में 10 वर्कर्स के लिए 20 मशीन्स हो गई, तो इसे कैपिटल डीपनिंग बोलते हैं। दूसरा इसमें ऑप्शन दिया है इन्फेसिस ऑन सोशल ओवरहेड कैपिटल। तो सोशल ओवरहेड कैपिटल का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रोड, रेलवे, पावर, इरिगेशन, स्कूल, हॉस्पिटल। तीसरा ऑप्शन दिया कांस्टेंट कैपिटल आउटपुट रेशो। तो कैपिटल आउटपुट रेशो बताता है कि कितना कैपिटल यूज हो रहा है कितना आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। लास्ट ऑप्शन दिया इंक्रीजिंग कैपिटल आउटपुट रेशो। तो इंक्रीजिंग कैपिटल आउटपुट रेशो का मतलब होता है ज़्यादा कैपिटल लगाकर रिलेटिवली कम आउटपुट मिलना, जो एफिशिएंसी कम होने का साइन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ यूएसए बेस्ड कंपनी डिसाइड्स टू एस्टेब्लिश अ रिमोट एचआर टीम इन इंडिया टू हैंडल पेरोल एंड बेनिफिट्स एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाट इज दिस प्रैक्टिस कॉल्ड। पहला ऑप्शन दिया है ऑन शोरिंग। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ऑन शोरिंग का मतलब होता है कि कंपनी अपने बिजनेस प्रोसेसेस अपनी ही कंट्री के अंदर शिफ्ट करे। अगर यूएसए बेस्ड कंपनी अपना एचआर या पेरोल का काम यूएसए के किसी और स्टेट में शिफ्ट करती तब इसे ऑन शोरिंग कहते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है ऑफ शोरिंग। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑफशोरिंग का मतलब होता है जब कोई कंपनी अपने बिजनेस ऑपरेशंस को किसी दूसरे कंट्री में शिफ्ट करती है, यूजुअली कॉस्ट रिडक्शन और स्किल्ड लेबर के लिए। इस केस में यूएसए बेस्ड कंपनी ने अपना एचआर और पेरोल का काम इंडिया में रिमोट टीम के थ्रू करने का डिसीजन लिया है, इसलिए इसे ऑफशोरिंग कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन देखिए, इसमें दिया नियर शोरिंग। इसका मतलब होता है कि कंपनी अपने ऑपरेशंस को ज्योग्राफिकली नियर बाय कंट्री में शिफ्ट करे। लास्ट ऑप्शन इसमें दिया है इन शोरिंग। इसका मतलब होता है जब कंपनी पहले आउटसोर्स या ऑफशोर किए गए काम को वापस अपने देश के अंदर ले आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज क्राउड फंडिंग। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी, मनी रेज्ड बाय इनोवेटर्स एंड इन्वेंटर्स बाय लॉन्चिंग देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट।
देखिए, क्राउड फंडिंग का मतलब होता है जब इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स या क्रिएटर्स अपने आइडियाज़, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट करते हैं और लोग छोटी छोटी अमाउंट्स में फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। ये फंडिंग रिवार्ड बेस्ड, इक्विटी बेस्ड या डोनेशन बेस्ड हो सकती है। इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स क्राउड फंडिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड इन इकोनॉमिक्स टू डिनोट अ टेक्निक फॉर अवॉइडिंग अ रिस्क बाय मेकिंग अ काउंटर एक्टिंग ट्रांजेक्शन। पहला इसका ऑप्शन दिया है डंपिंग। डंपिंग का मतलब होता है जब कोई कंट्री या कंपनी अपना प्रोडक्ट फॉरेन मार्केट में कॉस्ट से भी कम प्राइस पर सेल करती है ताकि कंपटीशन को एलिमिनेट किया जा सके। ये एक ट्रेड प्रैक्टिस है, रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक नहीं। दूसरा इसमें ऑप्शन दिया है हेजिंग। हेजिंग एक रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें फ्यूचर में होने वाले प्राइस फ्लक्चुएशंस, एक्सचेंज रेट चेंजेस या इंटरेस्ट रेट रिस्क से बचने के लिए काउंटर एक्टिंग यानी अपोजिट ट्रांजैक्शन की जाती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी को फ्यूचर में डॉलर पेमेंट का रिस्क है तो वो आज ही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करके रिस्क को हेज कर लेता है। इसलिए इकोनॉमिक्स और फाइनेंस दोनों में रिस्क अवॉइडेंस के लिए हेजिंग टर्म यूज होती है। तीसरा इसमें ऑप्शन दिया है डिस्काउंटिंग। इसका मतलब होता है फ्यूचर वैल्यूज को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना। ये कंसेप्ट मेनली टाइम वैल्यू ऑफ मनी और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में यूज होता है। लास्ट इसका ऑप्शन दिया है डिफ्लेटिंग। इसका मतलब होता है नॉमिनल वैल्यूज को प्राइस इंडेक्स के थ्रू रियल वैल्यूज में कन्वर्ट करना, जैसे नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी बनाना। ये एक तरीके का स्टैटिस्टिकल एडजस्टमेंट है, ना कि रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है जब किसी पर्सन के प्राइवेट या पर्सनल इंटरेस्ट उसकी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इम्पार्शियल डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करें, तो उसे ही बोला जाता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। स्पेशली जब पर्सन पोजीशन ऑफ ट्रस्ट में हो, जैसे सिविल सर्वेंट, जज, रेगुलेटर, तब ये सिचुएशन एथिकल प्रॉब्लम क्रिएट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेथड थ्रू विच आइडियाज फॉर अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस आर जनरली गैदर्ड यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इज नोन एज। पहला इसमें ऑप्शन दिया क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग का मतलब होता है पैसे कलेक्ट करना लार्ज नंबर्स ऑफ लोगों से, यूजुअली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। इसका फोकस फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर होता है, ना कि आइडियाज़ या सॉल्यूशन कलेक्ट करने पर, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा दिया है क्राउड सोर्सिंग। तो क्राउड सोर्सिंग का मतलब होता है जब कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल आइडियाज़, सॉल्यूशन, फीडबैक या क्रिएटिविटी को लार्ज नंबर्स ऑफ लोगों से कलेक्ट करता है, अक्सर सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। न्यू प्रोडक्ट या सर्विस के लिए आइडियाज़ गैदर करना क्राउड सोर्सिंग का क्लासिकल एग्जाम्पल है। इस वजह से ये करेक्ट आंसर है। थर्ड ऑप्शन में दिया है क्राउड इफेक्ट। ये एक बिहेवियरल और सोशल फिनोमिना है जिसमें लोग क्राउड के बिहेवियर को फॉलो करते हैं। लास्ट इसमें ऑप्शन दिया क्राउड वोटिंग। इसका मतलब होता है जब लोग ऑप्शंस में से वोट करके बेस्ट ऑप्शन चूज करते हैं। ये सिलेक्शन या रैंकिंग का टूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब प्राइम क्राइसिस इज अ टर्म एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। इसका पहला ऑप्शन दिया इकोनॉमिक रिसेशन। ये बिल्कुल सही है। सब प्राइम क्राइसिस का डायरेक्ट रिलेशन 2007-8 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से है, जिसके बाद सीवियर इकोनॉमिक रिसेशन आई। यूएसए में सब प्राइम हाउसिंग लोन्स डिफॉल्ट होने लगे, बैंक्स कोलैप्स हुए, क्रेडिट फ्रीज हो गया और पूरी दुनिया की इकोनॉमी स्लो डाउन में चली गई। अब देखिए, बाकी के ऑप्शन गलत हैं, फिर भी देख रहे हैं। दूसरा दिया है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। इसका मतलब होता है गवर्नमेंट्स का अनस्टेबल होना, फ्रीक्वेंट चेंज या पॉलिटिकल अनरेस्ट। थर्ड इसमें ऑप्शन दिया स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स प्रोग्राम्स। ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के रिफॉर्म्स होते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज में फिस्कल डिसिप्लिन और लिबरलाइजेशन के लिए लागू किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ विसल ब्लोअर इज समवन हु। इसका करेक्ट आंसर है बी, इन्फॉर्म्स एनी इलीगल, अनएथिकल और करप्ट एक्टिविटी गोइंग ऑन इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, विसल ब्लोअर वही होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही इलीगल, अनएथिकल, करप्ट या रॉन्गफुल प्रैक्टिसेस को अथॉरिटीज, रेगुलेटर्स या पब्लिक के सामने लाता है। ये काम अक्सर पर्सनल रिस्क के साथ होता है लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में होता है। इसी वजह से विसल ब्लोइंग को एथिकल करेज का एग्जाम्पल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज यूनिकॉर्न कंपनी ऑफन मेंशन्ड इन द इंडियन न्यूज़। पहला स्टेटमेंट दिया एनी प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनी विद अ वैल्यू ऑफ ओवर $1 बिलियन।
ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यूनिकॉर्न कंपनी का स्टैंडर्ड डेफिनेशन यही है कि जो स्टार्टअप प्राइवेटली हेल्ड हो और जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा हो। ये वैल्यूएशन यूजुअली फंडिंग राउंड्स के बेसिस पर होती है, ना कि स्टॉक मार्केट लिस्टिंग पर। इंडिया में ऐसे स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न कहा जाता है जो इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और स्केलेबिलिटी के थ्रू फास्ट ग्रोथ दिखाते हैं। दूसरा इसमें स्टेटमेंट दिया, एनी पब्लिक सेक्टर कंपनी टू बी मर्ज्ड विद द अनदर पब्लिक सेक्टर कंपनी। तो देखिए यूनिकॉर्न का मतलब पीएसयू मर्जर नहीं होता। थर्ड स्टेटमेंट इसमें दिया है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एनी लॉस मेकिंग स्टेट ओन्ड कंपनी। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है गवर्नमेंट ओनरशिप को प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफर करना, और यूनिकॉर्न कंपनी ना तो प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस है और ना ही लॉस मेकिंग पीएसयू से रिलेटेड कंसेप्ट। लास्ट इसमें स्टेटमेंट दिया है, एनी फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी डूइंग बिजनेस इन इंडिया इन कोलाबोरेशन विद एन इंडियन कंपनी। तो फॉरेन एमएनसीज और इंडियन कंपनीज के कोलाबोरेशन को जॉइंट वेंचर या एफडीआई पार्टनरशिप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंसेप्ट फॉल बैक लाइबिलिटी रिसेंटली इन अ न्यूज इज इन रिलेशन टू। पहला दिया है द सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स टू स्टेट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स का रिलेशन फिस्कल फेडरलिज्म, फाइनेंस कमीशन और रेवेन्यू शेयरिंग से होता है, इसलिए ये ऑप्शन तो इररेलेवेंट है। दूसरा इसमें दिया है बिजनेस ऑफ ई कॉमर्स कंपनीज। तो फॉलबैक लाइबिलिटी का कंसेप्ट ई कॉमर्स सेक्टर से रिलेटेड है, जहां कोई सेलर अपनी लीगल या कंज्यूमर रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं करता, तो उस केस में प्लेटफॉर्म यानी ई कॉमर्स कंपनी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है। इसका एम कंज्यूमर प्रोटेक्शन को स्ट्रेंथन करना और प्लेटफॉर्म को अकाउंटेबल बनाना है। इस वजह से ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा इसमें स्टेटमेंट दिया है, रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो रिकैपिटलाइजेशन का मतलब होता है गवर्नमेंट के द्वारा बैंक्स में कैपिटल इन्फ्यूजन करना, ताकि उनकी फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव हो। लास्ट इसमें स्टेटमेंट दिया है, मर्जर ऑफ स्मॉल बैंक्स विद द बिग बैंक्स। तो बैंक मर्जर्स का ऑब्जेक्टिव एफिशिएंसी, स्केल और स्टेबिलिटी होता है, और फॉलबैक लाइबिलिटी कंज्यूमर प्रोटेक्शन और ई कॉमर्स रेगुलेशन से रिलेटेड कंसेप्ट है, ना कि बैंकिंग सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग से। इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लस्टर ऑफ डिजिटल सॉल्यूशंस लाइक आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर, कोविन, जैम, जीएसटीएन। तो ये कोई ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड टर्म नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन सिर्फ मिसलीडिंग है। दूसरा इसमें ऑप्शन दिया है इंडिया स्टेक। तो ये एक इंटीग्रेटेड सेट ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर, कोविन, जैम, जीएसटीएन जैसे प्लेटफॉर्म शामिल होते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव पेपरलेस, कैशलेस और प्रेजेंसलेस गवर्नेंस को प्रमोट करना है। ये इंडिया के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का बैकबोन माना जाता है, तो यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्म इंटरेस्ट कवरेज रेशो ऑफ अ फर्म इन इंडिया। पहली स्टेटमेंट है, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क ऑफ अ फर्म दैट अ बैंक इज गोइंग टू गिव लोन टू। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो ये बताता है कि फर्म अपनी करंट अर्निंग से इंटरेस्ट पेमेंट इजीली कवर कर पा रही है या नहीं। अगर रेशो लो है तो इसका मतलब फर्म के लिए इंटरेस्ट पे करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए बैंक्स इस रेशो का यूज प्रेजेंट फाइनेंशियल रिस्क एसेस करने के लिए करते हैं। दूसरी स्टेटमेंट है, इट हेल्प्स इन इवेल्युएटिंग द एमर्जिंग रिस्क ऑफ अ फर्म दैट अ बैंक इज गोइंग टू गिव लोन टू। तो ये भी सही है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का ट्रेंड अगर टाइम के साथ डिक्लाइन हो रहा हो तो ये फ्यूचर में रीपेमेंट प्रॉब्लम या फाइनेंशियल स्ट्रेस का सिग्नल देता है। इसी वजह से बैंक्स और लेंडर्स इंटरेस्ट कवरेज रेशो को एमर्जिंग फ्यूचर रिस्क इवेल्युएट करने के लिए भी यूज करते हैं। तीसरी स्टेटमेंट दी है, द हायर अ बोरोइंग फर्म्स लेवल ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशो द वर्स इज इट्स एबिलिटी टू सर्विस इट्स डेट। तो ये स्टेटमेंट उल्टा लिखा हुआ है। हायर इंटरेस्ट कवरेज रेशो का मतलब होता है बेटर एबिलिटी टू सर्विस डेट, क्योंकि फर्म के पास इंटरेस्ट पे करने के लिए सफिशिएंट अर्निंग्स होती हैं। अगर आईसीआर लो हो तब डेट सर्विसिंग वीक होती है, इस वजह से ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिसाइकलिंग इज आर करेक्ट। पहली स्टेटमेंट है, रिसाइकलिंग इज जस्ट द कलेक्शन एंड सेपरेशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल्स। तो ये गलत है। रिसाइकलिंग सिर्फ कलेक्शन और सेग्रेशन तक लिमिटेड नहीं होती। ये एक्टिविटीज़ रिसाइकलिंग का इनिशियल स्टेज होती है, लेकिन रिसाइकलिंग तब कंप्लीट होती है जब वेस्ट को प्रोसेस
करके नए यूजेबल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। इसलिए जस्ट कलेक्शन एंड सेपरेशन कहना इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। दूसरी स्टेटमेंट है रिसाइकलिंग इज द कलेक्शन एंड सेपरेशन ऑफ द मटेरियल्स फ्रॉम द वेस्ट स्ट्रीम एंड देयर सब्सिक्वेंट प्रोसेसिंग टू प्रोड्यूस अ मार्केटेबल प्रोडक्ट। तो ये स्टेटमेंट सही है। ये रिसाइकलिंग की कंप्लीट और करेक्ट डेफिनेशन है। इसमें वेस्ट का कलेक्शन, सेग्रीगेशन और उसका प्रोसेसिंग शामिल होता है, जिससे मार्केटेबल प्रोडक्ट्स जैसे रिसाइकल्ड पेपर, प्लास्टिक, मेटल बनाए जाते हैं। इस वजह से ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरी स्टेटमेंट है रिसाइकलिंग लीड्स टू रिडक्शन ऑफ वेस्ट डिस्पोजल कॉस्ट। तो रिसाइकलिंग से लैंडफिल पर डिपेंडेंस कम होती है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन, डंपिंग और ट्रीटमेंट कॉस्ट रिड्यूस होती है। इसके साथ साथ रिसोर्स रिकवरी होती है, जो ओवरऑल वेस्ट मैनेजमेंट कॉस्ट को कम करती है। इसलिए ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्स द फिस्कल स्टिमुलस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी, इट इज एन इंटेंस अफर्मेटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कंट्री। देखिए, फिजिकल स्टिमुलस का मतलब होता है जब गवर्नमेंट एक्टिव फिजिकल मेजर्स जैसे हायर पब्लिक एक्सपेंडिचर या टैक्स रिडक्शन के थ्रू इकोनॉमी में डिमांड बढ़ाने और स्लो डाउन से निकलने की कोशिश करती है। ये एक्शन रिसेशन या इकोनॉमिक स्लो डाउन के टाइम लिया जाता है। इसलिए ये स्टेटमेंट फिजिकल स्टिमुलस को करेक्टली डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहली स्टेटमेंट है इको मार्क इज अ सर्टिफिकेशन मार्क इशूड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स फॉर द प्रोडक्ट कन्फर्मिंग टू सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स एम्ड एट द लीस्ट इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम। तो ये स्टेटमेंट सही है। इको मार्क एक इको लेबलिंग स्कीम है जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के थ्रू इशू होती है। ये उन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल क्राइटेरिया को मीट करते हैं, जैसे कम पॉल्यूशन, कम रिसोर्स यूज और लाइफ साइकिल के दौरान मिनिमम इकोलॉजिकल डैमेज। इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा दिया है द पर्पस ऑफ द मार्क इज टू इंक्रीज अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर्स टूवर्ड्स रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। तो इको मार्क का एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है कंज्यूमर्स को इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयर बनाना। जब कंज्यूमर इको मार्क लेबल देखता है तो उससे सिग्नल मिलता है कि प्रोडक्ट कंपैरेटिवली लेस हार्मफुल है इन्वायरमेंट के लिए। इससे सस्टेनेबल कंजम्पशन को प्रमोट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बोथ 1 एंड 2, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग्स द फॉलोइंग कॉइन द टर्म पोस्ट कॉर्ब। पहले तो मैं आपको बता दूं, इस टर्म का मतलब होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग। ये कंसेप्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में वाइडली यूज होता है और इस टर्म को लूथर गुलिक ने दिया है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड स्कीम इन इंडिया इज रिलेटेड टू। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, एनर्जी एफिशिएंसी। परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड स्कीम का मेन एम एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूव करना है। इस स्कीम के अंदर इंडस्ट्रीज को एनर्जी रिडक्शन टारगेट्स दिए जाते हैं और जो एक्स्ट्रा सेविंग्स करती हैं वो एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट ट्रेड कर सकती हैं। इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूबीआई एज एन अल्टरनेटिव फॉर सब्सिडीज इन पॉवर्टी एलिविएशन स्टैंड्स फॉर। इसका करेक्ट आंसर है डी, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक पॉलिसी कंसेप्ट है जिसमें हर सिटीजन को एक मिनिमम गारंटीड इनकम दी जाती है बिना किसी कंडीशन के। ये मल्टीपल सब्सिडीज के जगह एक सिंपल कैश ट्रांसफर सिस्टम प्रपोज करता है जिससे लीकेजेस कम हो और पॉवर्टी डायरेक्टली एड्रेस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक एश्योरेंस इज अ। इसका करेक्ट आंसर है सी, अ कंपोजिट फाइनेंशियल सर्विस ऑफरिंग बोथ बैंक एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। देखिए, बैंक एश्योरेंस एक अरेंजमेंट है जिसमें बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज पार्टनरशिप में काम करती है। बैंक्स अपने नेटवर्क के थ्रू इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करते हैं जिससे कस्टमर्स को एक ही जगह बैंकिंग और इंश्योरेंस सर्विस मिल जाती है। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन और बिजनेस एक्सपांशन दोनों को प्रमोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वांटिफाइड डोमेस्टिक मिनिमम टॉप अप टैक्स इज जनरली टॉक्ड अबाउट इन द कंटेक्स्ट ऑफ। पहला इसमें ऑप्शन दिया है ग्लोबल एंटी बेस इरोजन रूल्स। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वांटिफाइड डोमेस्टिक मिनिमम टॉप अप टैक्स का कंसेप्ट OECD के ग्लोबल मिनिमम टैक्स फ्रेमवर्क
से आता है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि मल्टीनेशनल कंपनीज कम टैक्स वाली कंट्रीज में प्रॉफिट शिफ्ट ना कर पाएं। अगर कोई कंपनी मिनिमम ग्लोबल टैक्स यानी 15% से कम टैक्स पे करती है तो डोमेस्टिक कंट्री टॉप अप टैक्स लगा सकती है। इसलिए क्वांटिफाइड डोमेस्टिक मिनिमम टॉप अप टैक्स डायरेक्टली ग्लोबल एंटी बेस इरोजन रूल्स के कंटेक्स्ट में डिस्कस्ड होता है। सही ऑप्शन तो हमने देख लिया है, गलत वाले भी देखते हैं। दूसरा दिया है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग का रिलेशन इलीगल फंड्स को लीगल बनाना होता है, जैसे PMLA FATF नॉर्म्स एड्रेस करते हैं। तीसरा इसमें ऑप्शन दिया है रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन की रिलेशन डिजिटल असेट्स, ब्लॉकचेन, टैक्सेशन ऑफ क्रिप्टो गेन से होता है। लास्ट इसमें ऑप्शन दिया है वर्चुअल डिजिटल असेट ट्रांजेक्शन। तो वर्चुअल डिजिटल असेट जैसे क्रिप्टो, NFTs का रेगुलेशन अलग टैक्स फ्रेमवर्क 30% टैक्स TDS के अंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टर्म डियर मनी रिफर्स टू। तो इसका पहला ऑप्शन दिया लो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन्स। तो लो इंटरेस्ट रेट को इकोनॉमिक्स में चीप मनी कहा जाता है, जहां बोरोइंग सस्ती होती है। दूसरा दिया है वैल्यू ऑफ मनी एट द रिसेशन स्टेज। तो रिसेशन के टाइम जनरली सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स कम करते हैं ताकि डिमांड बढ़े, जिससे चीप मनी पॉलिसी कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन इसमें दिया है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये बिल्कुल सही है। डियर मनी का मतलब होता है जब इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं, जिससे बोरोइंग्स महंगी हो जाती हैं। ये पॉलिसी यूजुअली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अडॉप्ट की जाती है ताकि एक्सेस क्रेडिट क्रिएशन को रोका जा सके, इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है। लास्ट इसमें ऑप्शन दिया सेविंग्स ड्यू टू डिक्रीज इन द हाउसिंग लोन इंटरेस्ट। तो ये स्टेटमेंट लो इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड है, जो चीप मनी का इफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टर्म हॉट मनी इज यूज्ड टू रिफर टू। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। हॉट मनी जर्नली FPI को रिफर करता है क्योंकि ये कैपिटल जल्दी एंटर और जल्दी एग्जिट कर सकता है। ये स्टॉक मार्केट और डेट मार्केट के थ्रू आता है और इकोनॉमी में इनस्टेबिलिटी भी ला सकता है, इसलिए FPI को हॉट मनी कहा जाता है। इसका पहला ऑप्शन देखिए, इसमें दिया है करेंसी प्लस रिजर्व्स विद द RBI। तो करेंसी और RBI रिजर्व्स मॉनेटरी एग्रीगेट्स का पार्ट होता है। इनका हॉट मनी से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। हॉट मनी का फोकस कैपिटल फ्लोज पर होता है, ना कि डोमेस्टिक मनी सप्लाई पर। दूसरा इसमें ऑप्शन दिया है नेट GDR रिसिप्ट्स। GDR यानी ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट्स। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल रेजिंग का इंस्ट्रूमेंट होता है। ये रिलेटिवली स्टेबल होता है और शॉर्ट टर्म स्पेक्यूलेटिव फ्लॉज का पार्ट नहीं होता, इसलिए ये हॉट मनी नहीं है। थर्ड इसमें ऑप्शन दिया है नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो FDI लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, जिसमें मैनेजमेंट कंट्रोल और प्रोडक्शन असेट्स शामिल होते हैं। और हॉट मनी का नेचर शॉर्ट टर्म और हाईली वॉलेटाइल होता है, जो FDI के अपोजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग्स इन हायरार्कियल ऑर्डर एज सजेस्टेड बाय कैरोल इन द 4 पार्ट मोड ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखिए CSR मॉडल में फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ऊपर होती है, क्योंकि ये वॉलंटरी नेचर की होती है। इसमें कंपनीज अपनी मर्जी से समाज के लिए काम करती है, जैसे चैरिटी, एजुकेशन सपोर्ट, हेल्थ इनिशिएटिव, डिजास्टर रिलीफ एक्सेट्रा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज लीगल या मैंडेटरी नहीं होती, बल्कि एथिकल वैल्यूज और गुडविल पर बेस्ड होती है, इसलिए हायरार्की में ये टॉप लेवल पर रखी जाती है। फिर बारी आती है एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कंपनी का एक ऐसा कंडक्ट जो लॉ से बियॉन्ड हो, लेकिन सोसाइटी के मॉरल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो। इसमें फेयरनेस, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और स्टेक होल्डर्स के राइट का ध्यान रखना शामिल होता है। ये लीगल से ऊपर होती है, क्योंकि हर एथिकल चीज़ लॉ में लिखी हो ज़रूरी नहीं होती, इसलिए फिलैंथ्रोपी के बाद एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। फिर बारी आती है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। इसका मतलब है कि बिजनेस को सरकार के बनाए हुए कानून और रेगुलेशंस का पालन करना होता है, जैसे टैक्स लॉज, लेबर लॉज, इन्वायरमेंटल लॉज। ये मैंडेटरी होती हैं और एथिकल से नीचे आती हैं, क्योंकि कंपनी का पहला ऑब्लिगेशन लॉ फॉलो करना होता है। लास्ट है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये CSR पिरामिड का बेस होता है। इसका मतलब है कि कंपनी प्रॉफिटेबल हो, गुड्स और सर्विसेज एफिशिएंटली प्रोड्यूस करे और शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करे। अगर कंपनी इकोनॉमिकली सस्टेनेबल नहीं होगी तो बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल ही नहीं कर पाएगी, इसलिए हायरार्की के सबसे नीचे इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी जाती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए,
2431। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन शुड विसल ब्लोइंग बी अटेम्प्टेड। तो देखिए विसल ब्लोअर का मतलब तो हमने पहले ही देख लिया था। अब हम इस कंसेप्ट को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। इसमें पहली स्टेटमेंट दी गई है, देयर मस्ट बी अ क्लियर एंड ग्रेट हार्म दैट कैन बी अवॉइडेड। तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि विसल ब्लोइंग तभी एथिकली जस्टिफाइड होती है जब किसी क्लियर और सीरियस हार्म को रोका जा सकता हो। अगर हार्म अनसर्टेन हो तो विसल ब्लोइंग डिसप्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स हो सकता है। एथिक्स के पर्सपेक्टिव से विसल ब्लोइंग का प्राइमरी एम पब्लिक इंटरेस्ट और लार्जर हार्म को प्रिवेंट करना होता है। दूसरी स्टेटमेंट है, द विसल ब्लोअर मस्ट बी इन अ क्लियर पोजीशन टू रिपोर्ट ऑन द प्रॉब्लम। ये भी सही है क्योंकि विसल ब्लोअर के पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और पोजीशन होनी चाहिए जिससे वो प्रॉब्लम को एक्यूरेटली रिपोर्ट कर सके। अगर पर्सन सिर्फ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन पर एक्ट करे तो गलत एलिगेशंस और इनजस्टिस हो सकता है। इसलिए मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इंफॉर्मेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़रूरी होती है। तीसरी स्टेटमेंट है, द विसल ब्लोअर मस्ट हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ सक्सेस इन स्टॉपिंग द हार्मफुल एक्टिविटी। ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि विसल ब्लोइंग तब मीनिंगफुल होती है जब हार्मफुल एक्टिविटी को रोकने का रीजनेबल चांस हो। अगर विसल ब्लोअर को पता हो कि डिस्क्लोजर का कोई प्रैक्टिकल आउटकम नहीं निकलेगा तो अननेसेसरी पर्सनल रिस्क और ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टेबिलिटी हो सकती है। एथिक्स में इफेक्टिवनेस भी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया माना जाता है। लास्ट स्टेटमेंट है, द विसल ब्लोअर फील्स दैट ऑल अदर लाइन्स ऑफ एक्शन विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन एक्सप्लोर्ड एंड शट ऑफ। तो ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि विसल ब्लोइंग को लास्ट रिसोर्ट माना जाता है। एथिकल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग पहले जैसे रिपोर्टिंग टू सीनियर्स, ग्रीवांस रिड्रेसल, कंप्लायंस चैनल्स यूज़ करना चाहिए। जब ये सारे इंटरनल ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो जाते हैं और फिर भी प्रॉब्लम कंटिन्यू रहती है तब विसल ब्लोइंग जस्टिफाइड होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू वाटर क्रेडिट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है, इट पुट्स माइक्रो फाइनेंस टूल टू वर्क इन द वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर। तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि वाटर क्रेडिट इनिशिएटिव का कोर आइडिया ही है कि माइक्रो फाइनेंस मैकेनिज्म का यूज़ करके वाटर और सैनिटेशन से रिलेटेड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं। इसमें स्मॉल लोन्स के थ्रू हाउस होल्ड्स को टॉयलेट्स, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन और सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फाइनेंशियली एम्पावर्ड बनाया जाता है। इसलिए माइक्रो फाइनेंस टूल्स का वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर में यूज़ होना वाटर क्रेडिट का फंडामेंटल फीचर है। सेकेंड स्टेटमेंट दी है, इट इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च्ड अंडर द एजीज ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड द वर्ल्ड बैंक। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वाटर क्रेडिट किसी भी तरह से WHO या वर्ल्ड बैंक के एजीज में लॉन्च्ड इनिशिएटिव नहीं है। वाटर क्रेडिट को वाटर ऑर्गेनाइजेशन ने प्रमोट किया है जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। WHO और वर्ल्ड बैंक वाटर सेक्टर में काम करते हैं लेकिन वाटर क्रेडिट उनका ऑफिशियली लॉन्च्ड प्रोग्राम नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तीसरी स्टेटमेंट है, इट एम्स टू एनेबल द पुअर पीपल टू मीट देयर वाटर नीड्स विदाउट डिपेंडिंग ऑन सब्सिडीज। तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि वाटर क्रेडिट का मेन ऑब्जेक्टिव ही ये है कि पुअर हाउस होल्ड्स को सब्सिडीज़ पर डिपेंडेंट होने के बजाय अफोर्डेबल क्रेडिट के थ्रू अपनी वाटर नीड्स पूरी करने के लिए एनेबल किया जाए। इस अप्रोच से डिग्निटी, ऑनरशिप और सस्टेनेबिलिटी बढ़ती है और लॉन्ग टर्म वाटर एक्सेस इंश्योर होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ इज एन। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, एजेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू यूरोजोन कंट्रीज। तो देखिए यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म का मेन पर्पस ही यूरोजोन कंट्रीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना है जब वो सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस में होते हैं। यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म सोवरेन डेट क्राइसिस के टाइम लोन्स, क्रेडिट लाइंस और फाइनेंशियल सपोर्ट देता है ताकि यूरो एरिया की ओवरऑल स्टेबिलिटी बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द टर्म पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इज यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ। पहला ऑप्शन दिया है डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और ये ऑप्शन सही है क्योंकि पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर एक डिजिटल फ्रेमवर्क होता है जो एनक्रिप्शन, डिजिटल सिग्नेचर्स, ऑथेंटिकेशन और सिक्योर ऑनलाइन कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। इंडिया में
पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ ई गवर्नेंस, डिजिटल सर्टिफिकेट्स, सिक्योर ट्रांजैक्शंस, आधार ऑथेंटिकेशन और ऑनलाइन सर्विसेज में होता है। इसका डायरेक्ट रिलेशन साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल ट्रस्ट इस्टेब्लिश करने से होता है, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें यूनिकॉर्न के बारे में पूछा है और ऐसा एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। इसकी पहली स्टेटमेंट है, इन द वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री द टर्म यूनिकॉर्न रिफर्स टू एनी स्टार्टअप दैट रीचेज द वैल्यूएशन ऑफ $10 बिलियन। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री में यूनियन उस स्टार्टअप को कहा जाता है जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन या उससे ज़्यादा हो, ना कि $10 बिलियन। 10 बिलियन वैल्यूएशन वाले स्टार्टअप्स को जर्नली डेकाकॉर्न कहा जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट है, ओनली अ प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कैन बी अ यूनिकॉर्न। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि यूनिकॉर्न स्टेटस सिर्फ प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप्स को दिया जाता है और जैसे ही कोई स्टार्टअप स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाता है आईपीओ के बाद, वो यूनिकॉर्न नहीं माना जाता। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म मर्चेंट डिस्काउंट रेट। इसका करेक्ट आंसर है सी, द चार्ज टू अ मर्चेंट बाय अ बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट्स फ्रॉम हिज कस्टमर थ्रू द बैंक्स डेबिट कार्ड्स। क्योंकि मर्चेंट डिस्काउंट रेट का एग्जैक्ट मीनिंग ही ये है कि बैंक मर्चेंट से एक सर्टेन परसेंटेज चार्ज करता है जब वो कस्टमर से डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट करता है। ये चार्ज पेमेंट प्रोसेसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और सेटलमेंट सर्विसेज के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द पार्लेंस ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट द टर्म बियर डिनोट्स। इसका आंसर है ए, एन इन्वेस्टर्स हु फील्स दैट द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी इज गोइंग टू फॉल। क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट्स में बियर उस इन्वेस्टर को कहा जाता है जो मार्केट या किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी के प्राइस गिरने की एक्सपेक्टेशन रखता है। बियर इन्वेस्टर्स जर्नली सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग की स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं ताकि प्राइस फॉल से प्रॉफिट कमा सकें। इसमें दूसरे ऑप्शन में दिया है, एन इन्वेस्टर्स हु एक्सपेक्ट्स द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर शेयर टू राइज। तो जो इन्वेस्टर प्राइस राइज होने की एक्सपेक्टेशन रखता है वो बुल कहा जाता है, ना कि बियर। बुलिश सेंटिमेंट्स मार्केट के ऑप्टिमिज्म और प्राइस इंक्रीज को शो करता है, जो बियर के बिल्कुल अपोजिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है, जिसकी पहली स्टेटमेंट है, CSR रूल्स स्पेसिफाई दैट एक्सपेंडिचर्स दैट बेनिफिट द कंपनी डायरेक्टली और इट्स एम्प्लॉयज विल नॉट बी कंसिडर्ड एज CSR एक्टिविटीज़। तो देखिए ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि CSR रूल्स के अकॉर्डिंग ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो कंपनी को डायरेक्टली बेनिफिट करें या सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए हों, जैसे स्टाफ वेलफेयर, एम्प्लॉयज़ पर्क्स, इन हाउसिंग ट्रेनिंग, उन्हें CSR एक्टिविटी नहीं माना जाता। CSR का पर्पस वाइडर कम्युनिटी और सोसाइटी के लिए काम करना होता है, ना कि कंपनी के इंटरनल बेनिफिट्स के लिए। इसलिए स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। दूसरा इसमें स्टेटमेंट दिया है, CSR रूल्स डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग्स ऑन CSR एक्टिविटीज़। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 के CSR प्रोविजंस क्लियरली मिनिमम CSR स्पेंडिंग स्पेसिफाई करते हैं, जो एलिजिबल कंपनीज के लिए एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% होता है लास्ट 3 ईयर्स का। इसलिए ये कहना कि CSR रूल्स मिनिमम स्पेंडिंग स्पेसिफाई नहीं करता इनकरेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म्ड एन इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी, डिले इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस रिलेटिंग टू लैंड एक्विजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट। ये इसलिए सही है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे रोड्स, डैम्स, रेलवेज और इंडस्ट्रीज के लिए लैंड एक्विजिशन क्रिटिकल होता है। लैंड डिस्प्यूट्स, रिहेबिलिटेशन इश्यूज और जुडिशियल डिलेज प्रोजेक्ट्स को सालों तक अटका देते हैं। ये डायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन को स्लो करता है, इसलिए इसे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज मीन बाय प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसका करेक्ट आंसर है बी, अ सिचुएशन वेयर द सेम प्रोडक्ट इज सोल्ड टू डिफरेंट कंज्यूमर्स फॉर डिफरेंट प्राइजेस। देखिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का एग्जैक्ट मतलब ही ये होता है कि एक ही प्रोडक्ट या सर्विस को अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग प्राइजेस पर बेचा जाता है, जो उनकी विलिंगनेस टू पे पर डिपेंड करता है, जैसे स्टूडेंट डिस्काउंट, सीनियर सिटीजन फेयर्स, पीक वर्सेस ऑफ पीक प्राइसिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंस द टर्म
बीटा रिफर्स टू। इसकी पहली स्टेटमेंट है द प्रोसेस ऑफ साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एन असेट फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि साइमल्टेनियस बाइंग और सेलिंग ऑफ एन असेट को आर्बिट्रेज कहा जाता है। दूसरा इसमें दिया है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ अ पोर्टफोलियो मैनेजर टू बैलेंस रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। तो ये भी गलत है क्योंकि पोर्टफोलियो मैनेजर की रिस्क रिवॉर्ड बैलेंसिंग अप्रोच को पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी या असेट एलोकेशन कहते हैं। तीसरा इसमें दिया टाइप ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क दैट अराइजेस वेयर परफेक्ट हेजिंग इज नॉट पॉसिबल। तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि सिस्टमेटिक रिस्क का डिस्क्रिप्शन देता है जिसे मार्केट रिस्क भी कहा जाता है। लास्ट इसमें दिया है अ न्यूमेरिक वैल्यू दैट मेजर्स द फ्लक्चुएशंस ऑफ अ स्टॉक टू चेंजेस इन द ओवरऑल स्टॉक मार्केट। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि फाइनेंस में बीटा एक न्यूमेरिकल मेजर होता है जो बताता है कि किसी स्टॉक का प्राइस ओवरऑल मार्केट के कंपैरिजन में कितना फ्लक्चुएट करता है। अगर बीटा 1 से ज़्यादा हो तो स्टॉक मार्केट से ज़्यादा वॉलेटाइल होता है और अगर 1 से कम हो तो मार्केट से कम वॉलेटाइल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनी कंट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ इट्स सोशल कैपिटल। पहला दिया है द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट्स इन द पॉपुलेशन। तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि लिटरेसी लेवल ह्यूमन कैपिटल का इंडिकेटर होता है। एजुकेशन, स्किल और नॉलेज को ह्यूमन कैपिटल के अंदर रखा जाता है, ना कि सोशल कैपिटल के। दूसरा दिया है द स्टॉक ऑफ इट्स बिल्डिंग, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मशीन्स। तो ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि बिल्डिंग्स, मशीन और इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकल कैपिटल का पार्ट होता है। ये टेंजिबल एसेट होते हैं जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली यूज होते हैं। तीसरा दिया द साइज ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्किंग एज ग्रुप। तो ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि वर्किंग एज पॉपुलेशन का साइज डेमोग्राफिक डिविडेंड या लेबर फोर्स से रिलेटेड होता है। लास्ट दिया द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मोनी इन द सोसाइटी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि सोशल कैपिटल का मतलब होता है सोसाइटी के अंदर ट्रस्ट, कॉपरेशन, शेयर्ड नॉर्म्स और सोशल कोहेजन का लेवल। म्यूचुअल ट्रस्ट और हार्मोनी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को स्मूथ बनाते हैं और इंस्टीट्यूशन को इफेक्टिवली फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज वेंचर कैपिटल मीन। इसका करेक्ट आंसर है बी, अ लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल प्रोवाइडेड टू न्यू एंटरप्रेन्योर। देखिए, वेंचर कैपिटल का मेन पर्पस ही न्यू, इनोवेटिव और हाई रिस्क स्टार्टअप्स को लॉन्ग टर्म फंडिंग देना होता है। इसमें इन्वेस्टर इक्विटी के बदले कैपिटल प्रोवाइड करता है और कंपनी के ग्रो होने पर रिटर्न एक्सपेक्ट करता है, इसलिए यही वेंचर कैपिटल का करेक्ट मीनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विथ रिगार्ड टू द टर्म बैंक रन इज करेक्ट। इसका करेक्ट आंसर है सी, अ पैनिक सिचुएशन वेयर द डिपॉजिट होल्डर्स स्टार्ट विदड्रॉइंग कैश फ्रॉम द बैंक्स। देखिए, बैंक रन तब होता है जब डिपॉजिटर्स को बैंक के फेल होने का डर लगता है और वो एक साथ अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। इस पैनिक विड्रॉल की वजह से हेल्दी बैंक भी लिक्विडिटी क्राइसिस में आ सकते हैं और यही बैंक रन का करेक्ट मीनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वे टोटल आउटपुट चेंजेस ड्यू टू चेंज इन द ऑल इनपुट्स इन द सेम प्रोपोर्शन इज नोन एज द लॉ ऑफ। पहला ऑप्शन दिया है रिटर्न्स टू स्केल। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि जब सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल को सेम प्रोपोर्शन में बढ़ाया या घटाया जाता है और उसके रिजल्ट में टोटल आउटपुट का बिहेवियर देखा जाता है, तो इस कंसेप्ट को रिटर्न टू स्केल कहते हैं। रिटर्न्स टू स्केल बताता है कि आउटपुट प्रोपोर्शनेटली बढ़ता है, ज़्यादा बढ़ता है या कम बढ़ता है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। दूसरा दिया है डिमिनिशिंग रिटर्न। तो देखिए, ये तब अप्लाई होता है जब सिर्फ एक वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाया जाता है और बाकी फैक्टर्स फिक्स्ड रहते हैं। और यहाँ क्वेश्चन में क्लियरली पूछा है ऑल इनपुट्स इन द सेम प्रोपोर्शन, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तीसरा दिया है इंक्रीजिंग रिटर्न्स। देखिए, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का एक टाइप होता है, पूरा लॉ नहीं। जब आउटपुट इनपुट से ज़्यादा प्रोपोर्शन में बढ़ता है तब इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है। लास्ट इसमें दिया है कांस्टेंट रिटर्न्स। तो ये भी रिटर्न्स टू स्केल का एक केस होता है जहां आउटपुट सेम प्रोपोर्शन में बढ़ता है, लेकिन लॉ का नाम कांस्टेंट रिटर्न नहीं बल्कि रिटर्न्स टू स्केल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टर्म रिफर्स टू द फिनोमेना व्हेन करेंसी इन सर्कुलेशन इज राइजिंग इवन व्हेन डिजिटल पेमेंट्स आर राइजिंग। पहला ऑप्शन दिया है करेंसी डिमांड पैराडॉक्स। तो देखिए, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि जब एक इकोनॉमी में डिजिटल पेमेंट्स यानी यूपीआई, कार्ड, वॉलेट रैपिडली इंक्रीज कर रहे होते हैं तब लॉजिकली कैश यूसेज कम होना चाहिए। लेकिन अगर इसी पीरियड में करेंसी इन सर्कुलेशन भी बढ़ रही हो तो
इस कॉन्ट्रडिक्टरी सिचुएशन को करेंसी डिमांड पैराडॉक्स कहा जाता है। इंडिया में डिमोनेटाइजेशन के बाद ये फिनोमिना क्लियर दिखा, इसलिए यही करेक्ट टर्म है। दूसरा इसमें दिया है डिजिटल डिमांड पैराडॉक्स। तो ये ऑप्शन गलत था क्योंकि इकोनॉमिक्स या पॉलिसी डिस्कोर्स में डिजिटल डिमांड पैराडॉक्स नाम का कोई स्टैंडर्ड टर्म यूज़ नहीं होता। ऐसे ही जो थर्ड ऑप्शन दिया है बैंक नोट पैराडॉक्स, तो ये भी कोई फॉर्मली एक्सेप्टेड इकोनॉमिक टर्म नहीं है। अब हम इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइस सीलिंग। पहले तो आप प्राइस सीलिंग का मतलब समझ लो। इसका मतलब होता है सरकार या अथॉरिटी द्वारा फिक्स की गई मैक्सिमम प्राइस लिमिट, जिससे ऊपर कोई भी सेलर अपना प्रोडक्ट बेच नहीं सकता। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी, प्राइस प्रिंटेड ऑन बिस्किट पैकेट्स। देखिए, बिस्किट पैकेट्स पर जो MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखी होती है, उससे ज़्यादा प्राइस पर प्रोडक्ट बेचा ही नहीं जा सकता। MRP एक मैक्सिमम लिमिट यानी अपर कैप होती है जो सेलर के लिए बाइंडिंग होती है, इसलिए MRP क्लासिकल एग्जाम्पल है प्राइस सीलिंग का। इसमें ऑप्शन सी और डी देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर कैन ग्रोअर्स और मिनिमम वेजेस फिक्स्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो ये दोनों ही प्राइस फ्लोर का एग्जाम्पल हैं। प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर अपोजिट कंसेप्ट्स होते हैं। प्राइस फ्लोर का मतलब भी समझ लो, सरकार या अथॉरिटी द्वारा फिक्स की गई मिनिमम प्राइस लिमिट, जिससे नीचे कोई भी सेलर अपना प्रोडक्ट बेच नहीं सकता। इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। अगर आप वीडियो में कोई चेंजेस चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।